मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर राज्य में जातीय संघर्ष और सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश करने का लगाया आरोप। राजस्थान में बलात्कार की घटना पर भाजपा जयपुर में कर रही है विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्चुअल सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। आईटी मंत्रालय और नीति आयोग के इस आयोजन में दुनिया के 125 देशों के विशेषज्ञ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर करेंगे मंथन। जेईई एडवांस 2020 के नतीजे जारी। कॉमन रैंक लिस्ट में प्रथम स्थान आईआईटी बंबई जोन के चिराग फेलर का। लड़कियों में आईआईटी रुड़की जोन की कनिष्का मित्तल ने किया टॉप। कर्नाटक के कांग्रेस प्रभारी डीके शिव कुमार और उनके भाई डीके सुरेश के घर पर सीबीआई ने मारे छापे। एजेंसी ने दोनों के बेंगलुरु और कनकपुरा स्थित आवास पर भी की छापेमारी। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता और पार्षद मनीष शुक्ला की हत्या के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य के पुलिस प्रमुख और अतिरिक्त गृह सचिव को किया तलब। राज्य की भाजपा इकाई ने बैरकपुर में 12 घंटे के बंद का किया आह्वान। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा आज कर सकती है उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची जारी। कल भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों को लेकर की गई थी चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम मामले पर केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से और विस्तृत जवाब देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कामत कमेटी की रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं को भी पेश करने को कहा। देश में जारी है कोरोना के खिलाफ मुहिम। भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रति 10 लाख आबादी पर 140 टेस्ट प्रतिदिन करने के परामर्श से करीब 6 गुना ज्यादा की जांच। रिकवरी दर बढ़कर 84.34%। महाराष्ट्र में होटल, फूड कोर्ट्स, रेस्तरां आज से 50% क्षमता के साथ खुले। आइए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर डालते हैं नजर। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन यहां हो रही राजनीतिक हत्याएं सुर्खियां बन रही हैं। कल भी उत्तरी 24 परगना जिले से एक ऐसी ही खबर आई। भाजपा नेता और पूर्व पार्षद मनीष शुक्ला की पार्टी कार्यालय में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। टीटागढ़ में यह घटना हुई और खास बात यह है कि मनीष शुक्ला की पुलिस स्टेशन के सामने गोली मारकर हत्या हुई है। इस मामले में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने संज्ञान लिया है। राज्यपाल ने प्रदेश में खराब होती कानून व्यवस्था को लेकर राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को आज तलब किया है। और भाजपा ने विपक्ष ने सरकार पर भाजपा कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बनाने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर एक वीडियो जारी कर जमकर निशाना साधा और भाजपा कार्यकर्ता मनीष शुक्ला की मौत को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता मनीष शुक्ला, जो कि हमारे लोकप्रिय सांसद अर्जुन सिंह जी के खास सहयोगी थे, टीटागढ़ थाने के सामने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। निश्चित रूप से अर्जुन सिंह जी पहले से कहते आए कि वहाँ के कमिश्नर मनोज वर्मा, एडिशनल कमिश्नर अजय ठाकुर, इनको दीदी ने मेरी सुपारी के लिए भेजा है। हमें इन पुलिस पर कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि पुलिस थाने के सामने अगर हत्या होती है तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है। इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए और इसमें पुलिस की भूमिका की भी जांच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्जुन सिंह जी ने पहले ही कहा था कि मेरे और मेरे साथियों की जान का खतरा है। मुझे बहुत दुख है ममता जी कि आप इस प्रकार की हीन हरकत कर रही हैं। जनता आपको माफ नहीं करेगी। तो एक और भाजपा के कार्यकर्ता की हुई है राजनीतिक हत्या पश्चिम बंगाल में। इस वक्त कोलकाता से हमारे संवाददाता अनिब्रतो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिब्रतो, देखें तो लगातार भाजपा इस मुद्दे को लेकर मुखर है कि राजनीतिक हिंसा थमनी चाहिए,
लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। अब मनीष शुक्ला की हत्या के बाद मामला एक बार फिर गर्मा गया है। बैरकपुर में आज प्रदर्शन कर रही है और बंद का आह्वान किया गया है भाजपा के द्वारा। कैसे है इस वक्त हालात? Yeah, situation, as you know, has largely become tenuous because BJP workers have put a blockade at several places here in Barakpur. Although traffic movement has not come to a total stop, few vehicles are moving down the road. But the thing is that the situation has largely become tenuous because almost all the shops and establishments are lying closed. The thing is that on the protest of the murder of the BJP office bearer Manish Shukla, BJP has called 12-1 today, and meanwhile BJP All India General Secretary Bijay Borgi and All India Vice President Mukul Rai visited the house of the murdered worker. The thing is that BJP will, they will organize a protest rally on the issue of this law and order situation here in Bengal, and they will, on 8th of this month, they have organized this rally and they will march to Navanno, the state secretariat. BJP time and again is claiming this issue that law and order has reached a peril here in West Bengal. The situation is deteriorating as the election days are nearing. The governor Jagdeep Dhankhar largely condemned this issue, and time and again governor is raising this issue that express a great concern over the law and order situation here in Bengal. BJP, here the state leaders and the national leaders too, they also put on Mamata Banerjee largely responsible for this thing, जी बिल्कुल अनिब्रत, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे कि जो राजनीतिक हिंसा मनीष शुक्ला की हुई है, उस राजनीतिक हिंसा को देखते हुए अब आज बैरकपुर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और यही नहीं बल्कि इसके अलावा 8 अक्टूबर को भी भाजपा ने कोलकाता में ही सचिवालय तक का मार्च का भी आयोजन करने की बात कही जा रही है। वहीं पे मनीष शुक्ला के घर पर जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं राज्य के, उन्होंने भी घर जाकर हालात की जानकारी ली है। लेकिन एक बड़ी खबर यही है इस वक्त की राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल में थमने का नाम नहीं रही। अगले साल यहां चुनाव होने हैं, जिसके चलते अब ये हिंसा को लेकर भाजपा भी मुखर हो गई है। हालांकि जब से ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई है पश्चिम बंगाल में, तब से राजनीतिक हिंसा के मामले लगातार बढ़ गए हैं, जिसको लेकर भाजपा वक्त वक्त पर आवाज भी उठाती रही है। और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बंगाल में भाजपा के काउंसलर मनीष शुक्ला की हत्या पर पुलिस की भूमिका पर भी संदेह जताया। उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि मनीष ने पहले भी वीडियो जारी कर बताया था कि उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है। भाजपा ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। 24 नॉर्थ परगना में भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर और भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष शुक्ला की हत्या हुई है, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय और बहुत ही चिंता का विषय है। मनीष शुक्ला वॉज मर्डर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल इन फ्रंट ऑफ द पुलिस स्टेशन। इससे दुखद विषय नहीं हो सकता है। कानून के देउड़ी पर कानून दम तोड़ दे, इसका एक जीता जागता उदाहरण मनीष शुक्ला के हत्या की है। वीडियो जारी करके मनीष शुक्ला ने भी यह बताया था कि उनके जीवन के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, कहीं ना कहीं उनको किस प्रकार मारा जाए, उनकी हत्या किस प्रकार की जाए, यह षड्यंत्र हो रहा है। पहले से ही खुलासा किया गया था कि इस षड्यंत्र में पुलिस का हाथ है। पुलिस की भूमिका की जांच होनी चाहिए, सीबीआई के माध्यम से जांच होनी चाहिए। और मिड डे प्राइम में अब बात ताजा खबर की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस मामले में आज 3 एफआईआर दर्ज की। इनमें से एक एफआईआर धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में भीम आर्मी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ दर्ज की गई। चंद्रशेखर कल हाथरस में पीड़िता के परिजनों से मिलने गए थे। उनके साथ 400 से अधिक लोगों पर भी राज्य पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इन लोगों की पहचान होनी अभी बाकी है। इस बीच इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में विपक्षी दलों पर राज्य और देश में शांति भंग करने और जातीय विवाद पैदा करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि विरोधी दल राज्य में राजनीतिक चालें चलकर विकास के मार्ग में मुश्किलें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य की पुलिस से
महिला और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों से संबंधित मामलों से बेहतर गंभीरता से काम करने के आदेश दिए हैं। जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है, वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा। इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। विकास, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो आपसे जानना चाह रहे हैं ये कि जो हाथरस का मामला है, जाहिर है कि महिलाओं के सम्मान या महिलाओं के खिलाफ कोई भी अपराध हो उस पर बेहद गंभीरता से काम किया जाना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसी घटनाओं को अगर अराजक तत्व हमारी सुरक्षा और देश के खिलाफ प्रयोग करने की कोशिश करें तो वो बहुत गंभीर मसला है। जो साजिश का खुलासा हुआ है, खासतौर पर जो वेबसाइट की बात की जा रही है कि हाथरस की घटना को ही लेकर इस कई ऐसे तत्व हैं जो देश में जातीय संघर्ष, राज्य में, उत्तर प्रदेश में जातीय संघर्ष फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उसको लेकर बिंदुवार अगर आप हमें बता सके तो क्या क्या तथ्य हैं जो सामने आए हैं? जी बिल्कुल, ये हाथरस के चंदप्पा थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है और जैसा कि बताया गया है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा है। इसमें ढेर सारे लोगों ने मिलकर जातीय हिंसा, दंगे भड़काने की साजिश और सरकार को बदनाम करने की कोशिश की थी। बिंदुवार ऐसे यहाँ पर कुछ आपत्तिजनक फोटो डाले गए, जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, उनका खुलासा किया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर सख्त होते हुए इस पर कठोर कार्रवाई करने की भी बात कही है। जिस तरीके से मुकदमा दर्ज हुआ है और जिस ये साजिश का खुलासा हुआ है उससे एक बड़ी साजिश है। काफी लोग इसके पीछे रहे थे, काफी लोगों ने मिलकर इस साजिश का खुलासा किया। इसमें कुछ फोटो को फोटोशॉप के द्वारा डाला गया है और कुछ पीड़ित परिवार के द्वारा कुछ ऐसी बातें जो है कहलाने का प्रयास किया गया है जो पूरी रूप से गलत थी, निराधार थी और पूरा एक गिरोह था, गिरोह पूरा शामिल था। ये एक फर्जी वेबसाइट के द्वारा मिलकर इसमें फर्जी आइडिया बनाई गई, फर्जी लोगों को इसमें जोड़ा गया और एक व्यापक प्रचार प्रसार करने की बात थी कि किसी तरीके से यहाँ की सामान्य स्थिति को बद से बदतर बनाया जा सके, खराब किया जा सके। इसको लेकर ये साजिश थी। साजिश का खुलासा हुआ है। इस पर कुछ ही देर में संभवतः पुलिस एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है जिस पर और तथ्य सामने खुलकर आएंगे। जैसा कि मुख्यमंत्री ने बताया है कि ये गंभीर मामला है और जिस तरीके से गंभीर साजिश का खुलासा हुआ है, एक घटना को, जो घटना निंदनीय है, सरकार लगातार उस पर कार्रवाई कर रही थी, सीबीआई की जांच उस पर सिफारिश कर दी गई है और यहाँ तक कि आला अफसर जाकर वहां पर घटनास्थल पर जाकर पीड़ित पक्ष से बराबर मुलाकात की, उनकी लगातार जो भी मांगे उनको पूरा किया जा रहा था। इसके साथ ही वहां पर जो अनियमितताएं, जो कमियां पाई गई थी, जो पुलिस वाले थे उन पर कार्रवाई भी की गई थी। इसके बावजूद भी लगातार एक ऐसे खेमा था जो लगातार इस पूरी घटना का दुष्प्रचार कर रहा था। तो उसी दुष्प्रचार का भांडाफोड़ एक साजिश का मिली है। इस साजिश पर अब कार्रवाई की जाएगी। जी विकास, जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो ऐसे में जो पीड़ित परिवार होता है उसे सांत्वना देना और जो जांच है मामले में उसे आगे बढ़ाना गंभीरता से, ये जरूरी होता है। लेकिन किसी भी ऐसे मामले से राजनीतिक फायदा उठाया जाना ये नहीं होना चाहिए। क्या हम ये माने कि जिस तरीके की साजिश का खुलासा हुआ है और जिस तरीके की राजनीति इस मुद्दे पर की जा रही है, इसको लेते हुए जिम्मेदाराना रवैया इस वक्त बहुत जरूरी है दिखाना राजनेताओं के द्वारा, विभिन्न दलों के द्वारा? बिल्कुल, जब इस तरह की कोई घटना होती है उसकी समूचा पक्ष हो, विपक्ष हो, सब लोग मिलकर पीड़ित पक्ष से मिलना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई विशेष ग्रुप, कोई विशेष खास लोग उस घटना को लेकर एक संप्रदाय का माहौल वहां करना चाहते हैं, जातीय दुर्भावना अगर उत्पन्न हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। सभी पक्ष हो या विपक्ष, सभी नेताओं की जिम्मेदारी है कि देश में सामाजिक सौहार्द बराबर बना रहे। इसके लिए सभी को मिलकर काम करना है। जो पीड़ित है उसके दर्द के साथ सभी लोग हैं, उसके साथ अगर कोई कमी है उसको पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी कोई पूरे समाज, पूरे वर्ग पर अगर कोई उसका गलत संदेश जाए, ऐसी चीजों से सावधान रहना चाहिए। कुछ ऐसे विशेष अराजक तत्व
अगर इसके पीछे है तो ऐसी घटनाओं पर जो है कह रहे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें पक्ष विपक्ष सभी लोगों को सावधान रहना चाहिए कि कहीं उनका कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। गलत सोशल मीडिया में, वेबसाइट पे गलत तरीके से उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। भावनाएं किसी की जो है आहत नहीं होनी चाहिए। जो पीड़ित पक्ष है उसको हर संभव मदद के साथ साथ आम जो भावना होती है, देश की भावना होती है, जो मेलजोल की भावना है, उस पर कभी कोई जो है कह रहे दुष्प्रचार ना हो। ये सभी लोगों की जिम्मेदारी है। पूरी खबर पर इंतजार रहेगा जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और तथ्यों को सामने रखेगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो हाथरस की घटना को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है पुलिस की, उसमें कई बड़ी बातें सामने आ सकती हैं। खासकर ये भी जब कहा जा रहा है कि जो वेबसाइट बनाई गई खासतौर पर लोगों को भ्रमित करने के लिए और जातीय संघर्ष को के प्रति आग भड़काने के लिए, तो उसको लेकर कई मीडिया संस्थानों की वेबसाइट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। और विभिन्न लोगों के साथ साथ दलों के साथ साथ आम नागरिकों पर भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी किसी बात का जो सोशल मीडिया के जरिए वायरल होते फेक वीडियोस हैं, फेक न्यूज है, उस पर कतई विश्वास ना करें। आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। केंद्रीय जांच ब्यूरो भ्रष्टाचार के एक मामले में कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार के घर पर बेंगलुरु में छापे मार रही है। साथ ही उनके भाई डीके सुरेश के घर पर भी सीबीआई ने छापे मारे हैं। पिछले साल सितंबर में कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। डीके शिव कुमार पर दूसरों की मदद से हवाला के जरिए बेहिसाब धन की फंडिंग का आरोप लगाया गया था। पीएमएलए एक्ट के तहत शिव कुमार पर कर चोरी और हवाला ट्रांजैक्शन के जरिए करोड़ों रुपए के लेन देन का आरोप लगा था। 2017 में आयकर विभाग ने शिव कुमार के परिसरों पर छापे मारकर बेहिसाब नकदी के रूप में 8 करोड़ 83 लाख रुपए पाए थे, जिसके बाद ये पूरा मामला आगे बढ़ा और उसके बाद डीके शिव कुमार की गिरफ्तारी भी की गई थी। तो इसी मामले को लेकर आज भी सीबीआई के द्वारा छापे मारे जा रहे हैं। और जानकारी के लिए हमारी संवाददाता आयशा खानम हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ गई हैं। आयशा, देखें तो 2017 में जो ये मामला शुरू हुआ, जब बेहिसाब नकद पकड़ा गया था, उसके बाद से ईडी के साथ साथ अब सीबीआई भी इस मामले पर जांच कर रही है। जो आज छापे मारे गए हैं उसको लेकर बताइए, कितनी जगह पर छापे मारे जा रहे हैं, क्योंकि डीके शिव कुमार के भाई के घर भी छापे पड़े हैं। जी बिल्कुल ममता, इस समय डीके शिव कुमार के घर सदाशिव नगर में जो घर मौजूद है, यहाँ पर उनके घर में सीबीआई की टीम मौजूद है और सीबीआई जांच कर रही है, दस्तावेजों की जांच कर रही है। जैसे कि आपने सही कहा कि 2017 में भी ईडी ने इस मामले की जांच की थी, लेकिन इस बार जो तमाम जांच हुई है, ये जांच का सिलसिला जो है अब सीबीआई को दे दिया गया है। तो सीबीआई इस पूरे मामले में से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर केस दर्ज किया है। गौर करने वाली बात यह है कि डीके शिव कुमार उस वक्त मंत्री थे, कांग्रेस सरकार में पावर मिनिस्टर थे, तो जाहिर सी बात है आय से अधिक संपत्ति के मामले में, भ्रष्टाचार के सिलसिले में उन पर केस दर्ज किए गए हैं। तो इन्हीं मामलों को लेकर सीबीआई तमाम डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस एग्जामिन कर रही है और इस वक्त उनके घर पर सदाशिव नगर में जांच चल रही है सीबीआई की तरफ से। और उनके भाई जो है सांसद है डीके सुरेश, कनकपुरा में, बैंगलोर से 90 किलोमीटर की दूर पर कनकपुरा में उनके घर पर भी छापे चल रहे हैं और उनके करीब 40 से ज्यादा ठिकानों पर, उनके दफ्तर पर छापे। गौर करने वाली बात है कि डीके शिव कुमार एक उद्योगपति भी है, उनकी कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं। तो इन तमाम अलग अलग जगहों पर सीबीआई की टीम मौजूद है। तो 14 से ज्यादा अलग अलग ठिकानों पर इस छापे मारे गए हैं और सीबीआई की टीम इस समय लोकेशंस पर मौजूद है और उनके घर के सामने कांग्रेस का भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, उनके समर्थक है, भारी मात्रा में जुट गए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आयशा, ऐसे में कांग्रेस की ओर से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, क्या हम, क्योंकि भ्रष्टाचार राजनीति के साथ जुड़ी हुई एक चीज है जिस पर जब बात सामने आती है तब जाहिर है कि उस पर जांच बनती ही है, क्या इसको कांग्रेस जो राजनीतिक चश्मे से इस पूरे घटनाक्रम को देखने की कोशिश कर रही है, क्या उसे गलत ही माना जाना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामलों की तहकीकात की जानी जरूरी है?
जाहिर सी बात है, और ये वो मामले हैं जब डीके शिव कुमार मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में, जब वो पावर मिनिस्टर रह चुके हैं, उस वक्त को लेकर जो शिकायतें आई थी सीबीआई और ईडी के सामने, उस वक्त के मामले हैं। तो ये उस वक्त पर थे जबकि वो थे, तो उस वक्त के ये तमाम केसेस हैं जो सीबीआई जांच करना चाहती है, जबकि डीके शिव कुमार इस वक्त कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष हैं। तो इसी को लेकर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि ये एक बदले की राजनीति है और कर्नाटक में उपचुनाव होने वाले हैं, इसके मद्देनजर ये रेड किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस हमेशा की तरह इस पूरे मामले को एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रही है, राजनीतिक आरोप लगा रही है, लेकिन मामले जो है संगीन है, जो आरोप है वो संगीन है, क्योंकि डीके शिव कुमार मंत्री थे और यही वजह है कि उनकी आय से अधिक संपत्ति को लेकर खर्च करना चाहती है कि आखिरकार उनकी जो संपत्ति है वो उनकी आय से अधिक कैसे हुई, जो वो मंत्री पद से उन्होंने। जी आयशा, यानी आयशा ये बात दीगर है कि जब भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने आता है तो तहकीकात होती है, जांच होती है, और जो तथ्य सामने दिखाते हैं, सबूत जो दिखाते हैं, उसके आधार पर ही खुलकर सामने बात आ जाती है। तो फिलहाल इंतजार करना होगा कि सीबीआई जो छापे मार रही है उससे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ने के लिए। महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान राज्य प्रमुख सतीश पुनिया की अगुवाई में जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। आज संबित पात्रा ने भी जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से कुछ ही देर पहले, उसमें भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, क्योंकि जब बात होती है किसी भी महिला के सम्मान की या बलात्कार जैसी घटना की, तो ऐसे में कांग्रेस के राज्य के नेता जिस तरीके के बयान देते रहे हैं, उसको लेकर भी बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। और इस घटना को लेकर अब आप देख सकते हैं तस्वीरें, पूरी तस्वीर बयां कर रही हैं कि किस तरीके से महिलाओं के साथ जो बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं, उनको लेकर बीजेपी सड़क पर है। और इस वक्त ये प्रदर्शन की तस्वीरें जो सीधे आपको हम दिखा रहे हैं राजस्थान से। और अब बात बिहार के सियासी घमासान की। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और पहले चरण का तो नामांकन भी शुरू हो चुका है, जो अब 8 अक्टूबर तक चलेगा। ऐसे में अब सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। बैठकों का दौर भी जारी है और भाजपा खेमे से खबर है कि आज बिहार विधानसभा चुनाव के पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची का ऐलान किया जा सकता है। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की कल देर शाम पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में बैठक हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित बिहार भाजपा के प्रमुख नेता भी इस बैठक में शामिल हुए थे और उम्मीदवारों के नाम पर गहन विचार किया गया था। इससे पहले हम जानते हैं कि दिल्ली और पटना में भी पार्टी नेताओं के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और बिहार में पहले दौर के मतदान के लिए 71 विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर को मतदान होना है, जिससे पहले उम्मीदवारों की सूची को फाइनल रूप देने में सभी दल लगे हुए हैं और बीजेपी की ओर से इंतजार रहेगा कि बीजेपी और जदयू के बीच जो सहमति बन रही है उसके चलते पहली सूची हो सकता है आज जारी कर दी जाए। और इस बीच एनडीए की सहयोगी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। दिल्ली में पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला हुआ। लोजपा का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर और लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन बना रहेगा, लेकिन जदयू के साथ वैचारिक मतभेद के चलते लोजपा बिहार विधानसभा का चुनाव अलग से लड़ेगी। तो लोक जनशक्ति पार्टी राजग गठबंधन का राज्य के चुनावों के लिए हिस्सा नहीं होगी। और इस बीच उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 7 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने कल सूची जारी की, जिसमें बुलंदशहर, टुंडला, घाटमपुर, बंगार मऊ, नौगांव, मल्हानी, देवरिया सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई। इसमें देवरिया से अजय प्रताप सिंह, टुंडला से नीलम दिवाकर और नौगांव से संगीता चौहान शामिल हैं। आईआईटी में प्रवेश के इच्छुक छात्रों के लिए आज का दिन अहम रहा, जब जेईई एडवांस्ड परीक्षा 2020 के परिणाम घोषित कर दिए गए। जेईई एडवांस की परीक्षा में कुल 43,204 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, जिनमें 6,707 लड़कियां हैं।
कॉमन रैंक लिस्ट में प्रथम स्थान आईआईटी बंबई जोन के चिराग फेलर का है, तो वहीं लड़कियों में आईआईटी रुड़की जोन की कनिष्का मित्तल ने टॉप किया। उनका सीआरएल में 17वां स्थान है। उन्हें 396 में से 315 अंक प्राप्त हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी उत्तीर्ण छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं और इस साल कुल 1,60,831 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। 27 सितंबर को जेईई एडवांस की परीक्षा हुई थी। और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर इस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को उन्होंने बधाई दी और कहा कि मैं जेईई एडवांस के सभी छात्रों को बधाई देता हूं जिन्होंने इच्छित रैंक पाया। मैं उनसे निकट भविष्य में आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करने का आग्रह करता हूं। साथ ही उन्होंने आईआईटी दिल्ली को सफल तरीके से परीक्षा कराने और समय पर परिणाम देने के लिए बधाई भी दी। तो जेईई एडवांस के नतीजे आ गए हैं और सफल छात्रों को हर ओर से शुभकामनाएं जरूर मिल रही हैं, लेकिन जो लोग रैंक लिस्ट में अपना नाम नहीं दर्ज करा पाए हैं, जिन्हें सफलता नहीं मिली है, उन्हें कतई हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मात्र एक परीक्षा थी। जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत सारे अन्य मौके भी सामने जरूर आएंगे। बढ़ते हैं आगे। आज के आधुनिक दौर की आधुनिकतम तकनीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अगर तकनीकी रूप से हमें आगे बढ़ना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने में, इसके प्रयोग में भी हमें तेजी दिखानी होगी। इसी के इस्तेमाल से लोगों को सशक्त भी किया जा सकता है, लेकिन कैसे? इसी मुद्दे पर आज से एक बेहद अहम सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। RAISE यानी रेस 2020 ये अपनी तरह का पहला वैश्विक आयोजन है जिसका मकसद जवाबदेह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन लाने के भारत के दृष्टिकोण का रोड मैप पेश करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग मिलकर 5 से 9 अक्टूबर के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वर्चुअल सम्मेलन रेस 2020 का आयोजन कर रहे हैं। ये दुनिया में अपनी किस्म का पहला सम्मेलन है जिसमें दुनिया के 125 देशों के विशेषज्ञ सामाजिक बदलाव, समावेश और सामाजिक सशक्तिकरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इस वर्चुअल सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। RAISE 2020 एक ऐसा वैश्विक मंच होगा जहां कुल 44 सत्रों के दौरान सामाजिक बदलाव समेत स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा व स्मार्ट मोबिलिटी आदि क्षेत्रों में AI के इस्तेमाल की संभावनाओं पर दुनिया भर के विशेषज्ञ विचारों का आदान प्रदान करेंगे। RAISE 2020 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी योजनाओं, नवाचारों और अनुसंधान क्षेत्र के दुनिया भर के विशेषज्ञ तथा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। महामारी जैसे हालात में तैयारियों में AI से लाभ, डिजिटाइजेशन पर नवाचार की प्रगति, समग्र AI, सफलतापूर्वक नवाचार हेतु साझेदारी इत्यादि विभिन्न विषयों पर इस सम्मेलन में मंथन होंगे। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में काम करने वाले कुछ उत्साहजनक नव उद्यमों के बारे में भी प्रस्तुति दी जाएगी। स्टार्टअप के लिए दुनिया के तीसरे सबसे बेहतर इकोसिस्टम IIT समेत विश्व स्तरीय विज्ञान एवं तकनीकी संस्थानों, विशाल डिजिटल बुनियादी ढांचे की बदौलत भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने में, विश्व की अगुवाई करने में पूरी तरह से सक्षम है। विशेषज्ञों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 2035 तक 957 बिलियन अमेरिकी डॉलर आकर्षित कर सकता है। RAISE 2020 अपनी तरह का पहला वैश्विक आयोजन है जिसका उद्देश्य जवाबदेह AI के द्वारा सशक्तिकरण, सामाजिक परिवर्तन, सभी को शामिल करने के भारत के दृष्टिकोण का रोड मैप प्रस्तुत करना है। आयोजन में विश्व उद्योग जगत के प्रमुखों के साथ साथ जाने माने विचारक, सरकारी प्रतिनिधियों और शिक्षा जगत के क्षेत्रों से लोगों की भाग लेने की संभावना है। निशांत सौर, DD न्यूज। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज प्राणी मित्र पुरस्कार 2020 वितरित किए। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने बंदी पशु प्रबंधन की दिशा में काम करने वाले चिड़ियाघर अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्राण मित्र पुरस्कारों की स्थापना की। चिड़ियाघरों के प्रयासों को प्रदर्शित करने वाली एक फिल्म भी इस अवसर पर प्रदर्शित की गई और इस दौरान पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का आर्थिक मूल्यांकन, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान शीर्षक से एक रिपोर्ट भी जारी की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चिड़ियाघरों में सुधार के लिए जल्द ही नई योजना लाई जाएगी जिससे लोगों के अनुभव बेहतर हों। इस योजना को अगले बजट में शामिल किया जाएगा। में चिड़ियाघरों में सुधार करने के लिए
हम एक योजना तैयार करेंगे और उसको आवश्यक उतना बजट देंगे ताकि लोगों का एक्सपीरियंस प्राणी संग्रहालय में, चिड़ियाघर में जाने का एक्सपीरियंस अच्छा हो और 1 महीने के अंदर उसकी योजना खाका तैयार करेंगे। अगली बजट में उसकी योजना घोषित होगी। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने आगे बताया कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ की वजह से कई जानवरों की मृत्यु हो जाती थी। सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए हाईलैंड्स का निर्माण किया है, जिससे वन्य प्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। काजीरंगा में जो प्राणी आते हैं, खासकर गेंडा भी है और बाकी भी प्राणी है, वो पूर्व जो बाढ़ आती है तो बाढ़ के बाद बड़ा प्रॉब्लम आता है और प्राणी अनेक मर जाते हैं, बाढ़ में बह जाते हैं। इसके लिए हमने एक नया उपाय किया, हाईलैंड्स बनाने का। हाईलैंड यानी माटी डाल डालकर एक इस तरह से टापू बनाना कि उस टापू पर वो कुछ दिन रह सकते हैं। तो वो हमने देखा, पिछले साल भी बनाए थे, इस साल भी बनाए। तो बारिश के दिनों में, बाढ़ के दिनों में खुद प्राणी वहाँ ढूंढ के आते हैं। वो प्राकृतिक प्रेरणा है और वो आते हैं, वो रुकते हैं और बाढ़ उतरने के बाद निकल जाते हैं। और इन दिनों दिल्ली के चिड़ियाघर में भी वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। वन्य जीव सप्ताह में विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। इसमें पेंटिंग, पोस्टर्स, निबंध और फोटोग्राफी प्रतियोगिता शामिल हैं। कौन विद्यार्थी ले सकते हैं इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा और क्या है प्रतियोगिता के विषय, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपने इस खास रिपोर्ट में। देश की राजधानी दिल्ली के चिड़ियाघर में वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। 2 अक्टूबर से शुरू हुए इस वन्य जीव सप्ताह के दौरान ऑनलाइन प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। इसमें स्कूल से लेकर कॉलेज तक के विद्यार्थी विभिन्न श्रेणियों में अपनी कला का हुनर दिखा सकते हैं। वन्य जीव सप्ताह में पहली क्लास से लेकर विश्वविद्यालयों तक के विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों पर निबंध, पोस्टर मेकिंग और फोटोग्राफी जैसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता की श्रेणी 1 में कक्षा 1 से 5 तक का विषय मेरा पसंदीदा चिड़ियाघर जानवर है, जबकि श्रेणी 2 में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए जंगल और वन्य जीव विषय रखा गया है। श्रेणी 3 में कक्षा 9 से 10 तक के विद्यार्थी जहां भारतीय हिरण और मृग पर पेंटिंग कर सकते हैं, तो श्रेणी 4 में कक्षा 10 से लेकर 12वीं तक मेरा पसंदीदा चिड़ियाघर पक्षी विषय रखा गया है। इसके अलावा श्रेणी 5 में दिव्यांगों के लिए विषय हाथी और उनका निवास स्थान है। ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता की श्रेणी 1 में कक्षा 5 से 8 तक चिड़ियाघर में आपका पहला दौरा और श्रेणी 2 में कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों का विषय वन्य जीवों के संरक्षण में चिड़ियाघरों की भूमिका रखा गया है। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता की बात की जाए तो इसमें कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी वन्य जीवों को बचाए विषय पर पोस्टर बना सकते हैं। ऑनलाइन शौकिया फोटोग्राफी प्रतियोगिता में केवल शौकिया फोटोग्राफर ही हिस्सा ले सकते हैं और ये भारतीय वन्य जीवों पर कलर, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें भेज सकते हैं। प्रतियोगी को 8 अक्टूबर 2020 से पहले अपनी प्रविष्टियां भेजनी होगी, जो कि njpnewdelhi@gmail.com या फिर riazahmed.khan@gov.in पर ईमेल की जा सकती है। इसमें किसी भी जानकारी के लिए 9654730055 या फिर 01124358500 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रतियोगिता के लिए कुछ अनुदेश भी है। इसमें प्रतियोगिता हिंदी या अंग्रेजी में निबंध लिख सकते हैं और यह 500 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रति प्रतिभागी प्रतियोगिता केवल एक प्रविष्टि भेज सकता है। प्रतिभागियों को अपना नाम, कक्षा और संपर्क नंबर लिखना होगा। पेंटिंग और पोस्टर का प्रारूप केवल JPEG या फिर JPG प्रारूप में होना चाहिए और प्रतिभागी को यह प्रमाणित करना होगा कि प्रविष्टि उसकी मूल रचना है और उसकी नकल नहीं की गई है। इस तरह की प्रतियोगिताओं के जरिए न केवल विद्यार्थी अपना हुनर दिखा पाएंगे, बल्कि उन्हें वन्य जीवों के बारे में और भी ज्यादा समझने का मौका मिलेगा। कैमरामैन भीम सिंह के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। तो अगर आपको भी रुचि है इस तरह की प्रतियोगिता में तो देरी मत करिए, 8 अक्टूबर है लास्ट तिथि। और साथ ही आपको बता दें कि 8 अक्टूबर इन मायनों में भी खास है कि 8 अक्टूबर को ही मनाया जाता है वायुसेना दिवस और वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया
88वें वायुसेना दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि आधुनिकीकरण और परिचालन प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी लड़ाकू क्षमता और विश्वसनीयता को जारी रखना है और आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वायत्तता हासिल करने के लिए स्वदेशी उपकरणों को बढ़ावा देना है। हमारे अड़ोस पड़ोस और आसपास के क्षेत्रों में उभरते हुए खतरे को देखते हुए इस क्षेत्र में लड़ने के लिए मजबूत क्षमता होने की आवश्यकता है। The emerging threat scenario in our neighborhood and beyond mandates a need to have a robust capability to fight across the entire spectrum of warfare. We conduct bilateral and multilateral exercises with leading air forces of the world. Operationally, we are amongst the best. Our vision is to continue to scale up our combat capability and credibility as a force to reckon through modernization and operational training, and substantially increase indigenous equipment to achieve self-reliance and strategic autonomy. और अब खबर असम से, जहां असम सरकार ने आज राज्य के लगभग 60,000 भूमिहीन परिवारों को जमीन का पट्टा प्रदान किया। भूमि अधिकारों की सुरक्षा और राज्य के स्थानीय लोगों की पहचान सुनिश्चित कर असम सरकार ने आज माजुली, जोरहाट, शिवसागर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, ग्वालपाड़ा, हैलाकांडी और कछार सहित 24 जिलों के 60,000 परिवारों को जमीन का पट्टा प्रदान किया। राज्य सरकार ने साल के अंत तक 1 लाख भूमि के पट्टे का वितरण करने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत आज ये पट्टे वितरित किए जा रहे हैं। इससे पहले फरवरी में लगभग 40,000 परिवारों को भूमि का पट्टा मिल चुका है। प्रयागराज में 220 बिस्तरों वाला कोविड अस्पताल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में 22 एम्स बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 एम्स जल्द ही पूरी तरह से खुल जाएंगे। देश में मेडिकल कॉलेज में सीटों को भी बढ़ाया गया है। और देश में कोरोना की बात करें तो कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 55,86,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 84.34% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.55% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 76,737 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। देश में फिलहाल 9,34,427 सक्रिय मामले हैं। और कोरोना मामलों पर लगाम लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रति 10 लाख आबादी पर 140 टेस्ट प्रतिदिन कराने को जरूरी बताया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत इस पैमाने से करीब 6 गुना ज्यादा जांच करने पर काम कर रहा है। देश में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर प्रतिदिन 828 टेस्ट हो रहे हैं। कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय औसत से ज्यादा जांच करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रति 10 लाख जनसंख्या पर प्रतिदिन 2,717 टेस्ट हो रहे हैं। इसके बाद गोवा में 1,319 टेस्ट और कर्नाटक में 1,261 टेस्ट हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने पब्लिक हेल्थ क्राइटेरिया टू एडजस्ट पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19 इसके गाइडेंस नोट में सलाह दी थी कि संदिग्ध मामलों की निगरानी के लिए प्रति 10 लाख की आबादी पर 140 टेस्ट प्रतिदिन करना जरूरी है, लेकिन भारत इससे 6 गुना ज्यादा टेस्ट कर रहा है। और कोरोना महामारी के बाद लंबे समय से बंद मुंबई में होटल, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट और बार्स आज से खुल गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए हैं। होटल, रेस्टोरेंट और बार में प्रवेश करते समय मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बिना स्क्रीनिंग के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। होटल और फूड कोर्ट को केवल 50% की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। राज्य के विविध होटल संगठनों ने सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। हालांकि उनका कहना है कि रौनक लौटने में समय लगेगा।
और बिहार से जुड़ी एक और अहम खबर, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी और तेज प्रताप यादव पर लगाए गए दलित नेता शक्ति मलिक की हत्या के आरोप पर कहा कि कम से कम इन्हें इस मामले में आगे आकर सफाई जरूर देनी चाहिए। He was removed by your party. He had, through a video before his death, said that my life is in danger. That extortion, in fact, the RJD and Tejaswi and Tej Pratap were extorting money from me. They were demanding money from me. The wife of the slain leader has also accused the same. An FIR has been lodged against Tejaswi and Tej Pratap. Don't you feel that, in fact, Tejaswi and Tej Pratap should both come out and RJD should issue a statement? This is the least they can do if they talk about Dalit rights. और इस खबर पर हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, शक्ति मलिक दलित नेता की हत्या और इस मामले पर जिस तरीके से शक्ति मलिक की बीवी ने आकर सामने बात कही है, वीडियो वायरल हो रहा है, इन सबके मद्देनजर चुनावी माहौल में तेजस्वी और तेज प्रताप के लिए कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है ये मामला? देखिए, निश्चित तौर पर अगर देखें तो एक तरह से जवाब अब विपक्षी दल पूछ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा है कि दलित नेता की हत्या हुई जो पहले आरजेडी में ही थे और जब उन्होंने आरजेडी छोड़ा तब उनकी हत्या की गई और पैसे मांगने का ये पूरा मामला है, ये आरोप लगाया गया। उगाही खुद तेजस्वी और तेज प्रताप का नाम जो दलित नेता जिनकी हत्या हुई उनकी पत्नी ने उनका नाम लेकर 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तो ऐसे में बीजेपी अब आरजेडी से सवाल पूछ रही है और ये कह रही है कि तेजस्वी और तेज प्रताप को सामने आकर ये बताना चाहिए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जब ये मामला कल सामने आया उसके बाद बिहार में हमने देखा कि राजनीतिक बयानबाजियों का खूब दौर चला और अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस मामले को उठाकर ये कहा है कि दरअसल अब आरजेडी को यह जवाब देना चाहिए क्योंकि एक तरह से बहुत गंभीर मामला और पूरी तरह से उगाही का मामला है और इस तरह के जब आरोप आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व पर लगे हैं तो निश्चित तौर पर सामने आकर उन्हें जवाब देना चाहिए। तो निश्चित तौर पर बीजेपी अब हमलावर है, एक तरह से आरोप लगा रही है आरजेडी और आरजेडी के जो शीर्ष नेताओं पर। तो देखना होगा राजद की ओर से इसको लेकर क्या बयान सामने आता है या आता भी है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ इस खबर पर बने रहने के लिए। और बिहार जिसके बारे में हम जानते हैं कि जातीय संघर्ष या जाति यहाँ पर चुनावों में कटु वास्तविकता रहती है, ऐसे में एक दलित नेता की हत्या होना इस चुनावी माहौल को और गर्मा रही है। बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोराटोरियम मामले पर आज सुनवाई के बाद केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को नया हलफनामा दाखिल करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा 2 अक्टूबर को दाखिल किए गए हलफनामे पर नाखुशी जताते हुए कहा कि केंद्र से और विस्तृत जवाब चाहते हैं। साथ ही शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता और बाकी पक्षकारों से भी केंद्र के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कामत कमेटी की रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं को भी अपने समक्ष रखने को कहा। कामत कमेटी का गठन अलग अलग सेक्टर्स की लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए किया गया था और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई अब 13 अक्टूबर को करेगी। और अर्थ जगह से जुड़ी कुछ अन्य खबरें भी देख लेते हैं और चलते हैं अजय मिश्र के पास। तो अजय, क्या बड़ी खबरें हैं आज व्यापार प्राइम में? देखिए, नमस्कार ममता जी। जो अभी खबर आपने अभी बताई कि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है कि 13 अक्टूबर को ये फैसला लिया जाएगा कि जो लॉकडाउन के दौरान मोरेटोरियम की अवधि थी उसमें इंटरेस्ट वेवर दिया जाए या नहीं। यही सबसे बड़ी खबर है जिसका असर आज बाजारों पर दिखाई दिया है। और आज शेयर बाजार की बात करें तो 1% से ज्यादा और एक वक्त 500 अंक, अगर सेंसेक्स की बात करें तो 500 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया। 39,100 का स्तर इसने पार किया। निफ्टी ने भी इसी तरह से 11,500 का स्तर पार किया। इस उम्मीद में कि सभी को ये लग रहा है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से राहत मिले कि जितने भी कारोबारी आए हैं या फिर जितने पर्सनल लोन या फिर होम लोन या कार लोन पर जिन्होंने ईएमआई में मोरेटोरियम ले रखा था पिछले 6 महीनों में, उनको इंटरेस्ट का वेवर दिया जाए। तो शायद यही सबसे बड़ी उम्मीद इस वक्त बाजार की है, जहां से कुछ राहत की उम्मीद लोगों को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि आज हफ्ते के पहले दिन जो शेयर मार्केट है वो काफी
शानदार तरीके से बढ़ते हुए दिखाई दिए। अगर हम बात करें अलग अलग सेक्टर्स की, तो बैंक और आईटी सबसे ज्यादा बेहतरीन कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक और बंधन बैंक 3% से ज्यादा कारोबार कर रहा है। जिस तरह से अमेरिका ने ये कहा कि आपको वीजा के नियमों में थोड़ा सा जो उस पर पाबंदी लगाई थी, वहां के एक स्थानीय अदालत ने जिस तरह से उसको नकारा है, अब ये कहा जा रहा है कि वो भी आईटी इंडेक्स के लिए या फिर आईटी कंपनियों के लिए काफी फायदेमंद है और इसलिए आईटी इंडेक्स में तेजी देखी जा रही है। तो बाजार का असर जो अभी आपने खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी दिखाई, उसका असर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बाजारों के बाद थोड़ा सा अगर हम बात करें आज की एक और बड़ी खबर की, तो वो है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। जैसा कि आप जानते हैं, उनका 41वीं बैठक जो कि नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी, उसमें राज्यों को 2 ऑप्शन दिए गए थे। या तो आप 97,000 करोड़ रुपए का जो जीएसटी का मुआवजा है उसके लिए उधार ले लें आरबीआई से, या फिर आप पूरा का पूरा 1,35,000 करोड़ रुपया जाकर के अपने आरबीआई से पूरे साल के लिए उधार लें। अब ये माना जा रहा है कि जो 21 राज्य हैं वो ऑप्शन 1 यानी 97,000 करोड़ रुपए के उधार के लिए अपना ऑप्शन सरकार के पास दे चुके हैं। बाकी जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं ममता जी, वो शायद अभी कुछ व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। उन्होंने अभी तक कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है और उसी पर आज ये चर्चा चल रही है। 11 बजे ये चर्चा शुरू हुई है और करीब 5:40 का समय दिया गया है शाम को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो कम से कम 6 से 7 घंटे ये मीटिंग चलेगी, जिसमें ये माना जा रहा है कि जो कॉम्पनसेशन का मुद्दा है वो जरूर डिस्कस होगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आज जीएसटी काउंसिल में पहली बार वोटिंग कराई जाएगी? अभी तक किसी मुद्दे पर जीएसटी काउंसिल ने वोट नहीं किया है। आपको पता है कि ये जो कॉम्पनसेशन का मामला है उसमें स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी जीएसटी काउंसिल की है। जीएसटी काउंसिल को रास्ता तय करना है कि कोविड के वजह से जो नुकसान हुआ है, जो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस नहीं आया है उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, उसके लिए कौन सा रास्ता निकाला जाए। तो जीएसटी काउंसिल में केंद्र के वित्त मंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं और सभी राज्यों के वित्त मंत्री उसके सदस्य होते हैं। अब काउंसिल के सामने ये बड़ी मुश्किल है कि इसका रास्ता क्या निकाला जाए। क्या जो केंद्र सरकार ने ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन के ऊपर जाएं या फिर कोई नया रास्ता तलाश करें, और उसी पर यह बैठक चल रही है। अगर वोटिंग हुई, सबसे बड़ा सवाल, अगर वोटिंग हुई तो वोटिंग में 2/3 बहुमत के लिए केवल 20 वोट चाहिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार को अपना पक्ष मनवाने के लिए। अभी तक जो हमारे पास खबरें हैं, 21 राज्य अपनी सहमति ऑप्शन 1 यानी 97,000 करोड़ रुपए का जो कॉम्पनसेशन है केवल जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से वो उधारी लेने के लिए तैयार हो गए। तो काफी इंटरेस्टिंग है आज का दिन और काफी इंपॉर्टेंट होगा। शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा, जिसके लिए सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल अजय, तो ये क्षतिपूर्ति को लेकर जो राज्यों की, गैर भाजपा शासित राज्यों की जो मांग है उसको लेकर आपने बहुत रोचक तरीके से बताया कि वोटिंग, पहली बार ये वोटिंग होगी और ये वोटिंग अगर होती है तो क्या नतीजा, होती है या नहीं होती है तो क्या नतीजा निकल कर आता है। सबकी नजर रहेगी शाम को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए व्यापार प्राइम। और बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही हैं। और विश्व प्राइम में सबसे पहले बात अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों की, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना संक्रमित होने के बाद राजनीतिक कयासों का दौर एक अलग ही दिशा में जारी है। कोरोना संक्रमित होने के बाद ट्रंप का वॉल्टर रीड अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबरें थी कि राष्ट्रपति ट्रंप की स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन ट्रंप ने कल एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि अब वो पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर ट्रंप ने भरोसा दिया कि वो जल्द ही वापस आएंगे, क्योंकि उन्हें चुनाव अभियान पूरा करना है और अमेरिका को फिर से महान बनाना है। कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में जारी है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 3,54,20,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं करीब 4800 मौतों के साथ कुल मरने वालों की संख्या 10,42,000 से ज्यादा हो गई है। दुनिया भर में अब तक 2,66,00,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। संक्रमण के मामलों में पहला स्थान अमेरिका का है, जहां 76,35,000 से ज्यादा मामले हैं।
अमेरिका में इससे अब तक 2,14,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। अमेरिका में सक्रिय मामलों की ही संख्या इस वक्त 25,76,000 से ज्यादा है। तीसरे स्थान पर ब्राजील में 49,15,000 से ज्यादा संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। इससे अब तक 1,46,000 से ज्यादा मौतें भी हो चुकी हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नागोर्नो काराबाख पर कब्जे को लेकर शुरू हुई जंग लगातार दूसरे हफ्ते भी जारी है। इस लड़ाई के दौरान अब तक नागोर्नो काराबाख के 18 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 90 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। स्वघोषित नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने एक वीडियो जारी कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। बेंगलारियन ने दावा किया है कि अजरबैजान की सेना उनके नागरिक क्षेत्रों को निशाना बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर अजरबैजान ने दावा किया कि रविवार को आर्मेनिया की सेना ने उसके दूसरे सबसे बड़े शहर गांजा पर रॉकेट बरसाए, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई, 4 लोग घायल भी हो गए। लेकिन आर्मेनिया ने इन आरोपों का खंडन किया है। और अब रुख करते हैं खेल जगत की खबरों का गौरव के साथ। तो गौरव, क्या कुछ है खास आज खेल प्राइम में? जी गौरव, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी क्योंकि आपका ऑडियो हमें नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हाँ, आपने सही कहा कि फ्रेंच ओपन को लेकर जरूर इस वक्त सभी टेनिस प्रेमियों के लिए कह सकते हैं कि आकर्षक का केंद्र है ये फ्रेंच ओपन। और कई उलटफेर भी इस फ्रेंच ओपन में देखने को मिल रहे हैं लगातार। और इनकी बात करें तो विभिन्न जो फेवरेट्स हैं सबके, उन सबके फेवरेट्स, अपने अपने फेवरेट्स को लेकर सभी जरूर फिंगर क्रॉस करके सब बैठे हैं, क्योंकि जब फ्रेंच ओपन जैसा बड़ा ग्रैंड स्लैम होता है तो जब भी कोई उलटफेर होता है और बड़ा खिलाड़ी बाहर जाता है तो उसके बाद अन्य जो राउंड्स होते हैं उन पर कह सकते हैं उनका आकर्षण भी जरूर बढ़ जाता है, क्योंकि एक उम्मीद ये भी हो जाती है कि इस बार नया फ्रेंच ओपन चैंपियन देखने को मिलेगा। गौरव, बिल्कुल, फ्रेंच ओपन में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला भी है, जिस तरह से सिमोना हालेप जो हैं वो बाहर हो गई हैं। तो फ्रेंच ओपन में रविवार को यहाँ पर आपकी आवाज हमें एक बार फिर नहीं मिल पा रही, लेकिन चलिए यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में इन खेल खबरों को और आगे बढ़ाएंगे। कोरोना से बचाव के उपाय। आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। 60% अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मास्क से चेहरे को ढक कर रखें। छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। प्रयोग किए गए टिश्यू को तुरंत कूड़ेदान में डालें। सामाजिक आयोजनों और भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। तो गौरव, बताइए क्या कुछ खास है फ्रेंच ओपन में? जी, फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन में रविवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला। पोलैंड की ईगा स्विटेक ने 2018 की चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त सिमोना हालेप को 6-1, 6-2 से हराकर फ्रेंच ओपन से बाहर कर दिया। स्विटेक पहली बार ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। उन्होंने पिछले साल इसी दौर में हालेप से मिली हार का बदला भी चुकता किया। इटली की युवा खिलाड़ी मार्टिना ट्रेविसन ने 5वीं वरीयता प्राप्त किकी बर्टन्स को मात दी है। वहीं तीसरी वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना ने फ्रांस की कैरोलाइन गार्सिया को 6-1, 6-3 से हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। बात कर लेते हैं पुरुष एकल वर्ग की, तो वहां इटली के युवा खिलाड़ी जैनिक सिनर फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को कड़े मुकाबले में 6-3, 6-3, 4-6 और 6-3 से मात दी। 12 बार के फ्रेंच ओपन चैंपियन राफेल नडाल ने आर्मेनिया के क्वालिफायर सेबेस्टियन कोडा को सीधे सेट में 6-1, 6-1, 6-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।
वहीं 2 बार के फ्रेंच ओपन विजेता डोमिनिक थीम ने 5 सेटों तक चले एक कड़े मुकाबले में ह्यूगो गेस्टन को 6-4, 6-4, 5-7, 3-6, 6-3 से मात दी। फ्रेंच ओपन के बात करते हैं निशानेबाजी की, जहां भारतीय निशानेबाज और टोक्यो ओलंपिक में कोटा हासिल करने वाली यशस्विनी सिंह देसवाल ने इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। विश्व की नंबर 4 और 23 साल की यशस्विनी ने कुल 241.7 अंक हासिल कर ये कामयाबी हासिल की। यशस्विनी ने पिछले साल ISSF विश्व कप में भी स्वर्ण पदक हासिल किया था। बात कर लेते हैं फुटबॉल की, जहां इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल और एस्टन विला के बीच खेला गया मैच में एस्टन विला ने एक तरफा मुकाबले में लिवरपूल को 7-2 से हरा दिया। एस्टन विला ने आक्रामक खेल दिखाते हुए खेल के चौथे ही मिनट में वॉटकिंस की मदद से गोल किया। इसके बाद वॉटकिंस ने खेल के 22वें और 39वें मिनट में स्कोर किया। विला की तरफ से ग्रिलिश ने 2 गोल किए, जबकि मैकगेन और वर्कली ने एक गोल किया। लिवरपूल की तरफ से सलाह ने 2 गोल दागे। वहीं प्रीमियर लीग के एक अन्य मैच में ही टॉटनहैम हॉटस्पर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 6-1 से मात दी। स्पर की ओर से हैरी केन ने 2, सोन ह्यूंग मिन ने 2 गोल किए, जबकि टेंगाई डोम्बले और सर्ज ऑरियर ने एक गोल किए। मैनचेस्टर यूनाइटेड की ओर से एकमात्र गोल पेनाल्टी के जरिए खेल के दूसरे मिनट में ही ब्रूनो फर्नांडिस की ओर से आया। तो वाकई लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड की एक बड़ी हार हुई है। तो ये थी खेल जगत की तमाम खबरें। बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं अपने सहयोगी ममता। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इन खेल खबरों के लिए। और अब मिड डे प्राइम के आखिर में बात अपनी सुरक्षा की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। तो फेसबुक पर, ट्विटर हैंडल पर #मास्कअपइंडिया का हिस्सा जरूर बनिए और मास्क लगाते वक्त ध्यान रखिए, मास्क ठीक से लगाइए। इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। नमस्कार।